हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त, एकदम मस्त। चलिए, तो आज से हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास चैप्टर का नाम होगा मोशन इन द प्लेन। मोशन इन द प्लेन में हम लोग एक टॉपिक होगा हमारा वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। वेक्टर एनालिसिस पर जो हमारा टॉपिक होगा, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली हेडिंग हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या जानेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, वेक्टर के बारे में बात करनी है। वेक्टर का मतलब क्या है? इन सेंस हम कह सकते हैं जिसके पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास डायरेक्शन होगी, तो मतलब एक डायरेक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग एक डायरेक्शन लेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है? क्वांटिटी हमारे पास, क्वांटिटी की बात करें क्वांटिटी हम बेसिकली 3 टाइप से पढ़ेंगे। एक फर्स्ट आपके पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, और सेकंड हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और थर्ड हमारे पास क्या होगी, स्केलर हो गई, वेक्टर हो गई, और थर्ड हमारे पास क्या होगी, टेंसर क्वांटिटी। ये थोड़ा सा नाम आपके लिए अभी थोड़ा सा हो सकता है नया हो, बट यहाँ पर हम लोग टेंसर क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। अब ये टेंसर क्वांटिटीज होती क्या है, इनके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या होती है टेंसर क्वांटिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी की, फिर आफ्टर दैट बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, और फिर हम लोग बात करेंगे टेंसर क्वांटिटी की। वन बाय वन हम लोग देखेंगे क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटी का मीन्स क्या है? जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। दैट क्वांटिटीज विच हैव द मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बट ऐसी क्वांटिटीज के पास अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शंस नहीं होती हैं। अब आपके मन में आया होगा, सर तो डायरेक्शन तो मुझे पता है कि डायरेक्शन क्या होती है, बट हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता एक्चुअली क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मान लो उसकी वैल्यू से, मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 20, तो 20 क्या है, 20 मान लो केजी लिखा हुआ है। जो के 20 दिया गया है ना, ये 20 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मान लो लिखा हुआ हमारे पास 30 लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड लिखा है, 30 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या होगा, 30 जो वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? यही हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। अगर और एग्जांपल में ले लें, अगर मैंने कहा कि मेरा मास जो है वो 60 केजी है, तो मेरा जो मास है 60 केजी है, तो इसमें 60 जो है वो आपका क्या होगा, 60 जो हो जाएगा हमारे पास, वो आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा। 60 को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अगर मैंने कहा मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, तो यहाँ पर जो 6 होगा वो 6 क्या है आपका, मैग्नीट्यूड होता है। आई बात समझ में? क्या होता है मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू से, उसकी क्वांटिटी से। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, आगे बात करते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दैट क्वांटिटीज विच हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, दैट क्वांटिटीज विच हैज द मैग्नीट्यूड बट नो हैव द डायरेक्शन is known as the scalar quantities, is known as the scalar quantity। अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की,
तो डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अगर मैं बात करूं स्पीड की, स्पीड आपकी हो गई। इसी तरीके से मैं अगर वर्क की बात करता हूं, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी एटसेट्रा, जो ऐसी क्वांटिटीज हैं, एटसेट्रा क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, दैट क्वांटिटीज विच हैज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अभी तक आप लोग यही पढ़ते थे कि वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट अब हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। डेफिनेशन में क्या लगा ऐड करेंगे, और क्या करनी चाहिए, वेक्टर लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए। इसका मतलब वेक्टर लॉ को भी फॉलो करनी चाहिए। तो अगर अब हम नई डेफिनेशन बोले वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और वेक्टर लॉ को फॉलो करें, दैट क्वांटिटीज व्हिच हैज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज आल्सो फॉलो द वेक्टर लॉ इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है, ठीक है। एग्जांपल में अगर बात करें हम लोग, तो एग्जांपल इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, फोर्स हो गया, क्या हो गया, फोर्स हो गया, क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट बोला, और मैंने क्या बोल दिया, वर्क बोल दिया, वर्क हो गया। वर्क नहीं, वर्क हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, यहां देखो लिखा हुआ है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वर्क को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं स्पीड की, तो हमने देखा स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, बट जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हम बात करें आगे तो फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स हमारे पास होता है, और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। जैसे हम बात करें फोर्स हो गया, और आपके पास हो गया मोमेंटम हो गया, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, एटसेट्रा। अब देखो 12th 11th स्टार्ट किया गया है, तो इसमें जैसे जैसे क्वांटिटीज आती जाएंगी, उन क्वांटिटीज के बारे में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, उसके बारे में वैसे बात करते चलेंगे। अब यहां पर हम बात करें टेंसर क्वांटिटी की, क्या होती है टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनके पास भैया मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस होती हैं, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये वेक्टर लॉ क्या होता है, थोड़ी समय बाद हम लोग इसकी बात भी करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि हमने देखा क्वांटिटीज हमारे पास 3 टाइप से होती हैं। एक आपने देखा स्केलर क्वांटिटी, जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या होती है, नहीं होती है। और एग्जाम्पल में बात करें तो हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, स्पीड हो गई, वर्क हो गया, एटसेट्रा। उसी तरीके से आपने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में देखा, और आपने क्या देखा, टेंसर क्वांटिटीज देखा। इस तरीके से जो क्वांटिटीज होती हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी में वेक्टर, स्केलर और टेंसर देख लिया। ठीक है, आगे चलें, मिटाया जाए, चलिए नोट कर लीजिए। मिटाया जाए, चलिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब उसके बाद हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं कि किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन
ऑफ वेक्टर, किस तरीके से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अब बेटा अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर को हम एक ऐसे एरो के द्वारा डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल और इसे हम बोलते हैं टर्मिनल, इसे बोलते हैं टर्मिनल। तो एक इनिशियल हो जाता है और एक क्या होता है, टर्मिनल हो जाता है। अब इनिशियल और टर्मिनल होते हैं तो अगर हमारे पास मान लो हमारे पास एक कोई क्वांटिटी ए लिखी हुई है, एक क्वांटिटी पर मैंने क्या किया, ऐसा कुछ एरो जैसा लगा दिया। जब भी मैंने इस एरो को यूज किया तो इस एरो को यूज करने पर ये बता रहा है कैसी क्वांटिटी हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। और अगर इसके ऊपर मैंने डायरेक्शन नहीं लगाया तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, मान लो ए लिखा हुआ है, ए आपकी क्या हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो हमने देखा कि किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है। इसे हम लोग टेल भी बोलते हैं और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेड बोल सकते हैं, हेड और टेल भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं, तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अगर मान लो हमारे पास एक कोई क्वांटिटी बी लिखी हुई है और बी के ऊपर मैंने अगर वेक्टर लगा दिया तो वेक्टर लगाने से क्या हो गई, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और अगर हमारे पास सी लिखा है और सी के ऊपर एक एरो लगा दिया तो ये भी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो इस तरीके से हम वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें भी क्लियर हो गई होंगी, तो आगे चला जाए। ठीक है, इरेज करें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। अब इन टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर की। देखो इक्वल वेक्टर का नाम ही क्लियर है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसे देखो इक्वलिटी हम लोग कम से कम कितने लोगों में देख सकते हैं, दो लोगों में। अगर हमें किसी में कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन के लिए क्या होने चाहिए, कम एटलीस्ट 2% तो होने चाहिए। तो हमारे पास अगर मान लो 2 वेक्टर्स हैं, उनमें देखा जाए कौन कौन से वेक्टर इक्वल हैं और कौन कौन से वेक्टर इक्वल नहीं है। मतलब इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर में हम बात करते हैं तो हमारे पास मान लो हमारे पास ये ए वेक्टर है, ए के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक एरो जैसा लगा दिया, तो इसे मैंने बोला ए वेक्टर। और एक हमने बोला ये क्या हमारे पास है, बी वेक्टर है। तो अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब है इसकी वैल्यू से, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब दोनों की वैल्यू सेम है और इनकी डायरेक्शन से देखो भी क्या है, सेम है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दीज टू वेक्टर्स व्हिच मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन आर इक्वल। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और डायरेक्शन भी क्या होती है, इक्वल भी होती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें इक्वल वेक्टर के बाद बात करें हम लोग अपोजिट वेक्टर की। अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर अब अपोजिट वेक्टर मतलब ये मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर हमारे पास ये है। तो दोनों मैग्नीट्यूड में तो क्या है, सेम है, बट डायरेक्शंस में क्या हो गए हैं, अपोजिट हो गए हैं। एक इस साइड जा रहा है तो एक इस साइड जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, चेंज हो गई है। जब डायरेक्शन चेंज हो गई तो इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपोजिट वेक्टर बोल सकते हैं।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अपोजिट वेक्टर आ जाएगा। अब अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड में हम बात करते हैं सबसे यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। अच्छा, फिजिक्स का मतलब, वो फिजिक्स में यूनिट का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। दैट वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, उसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, उसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर। डायरेक्शन भी क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट वेक्टर में देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शंस क्या हो गई हैं, अपोजिट हो गई हैं। जब डायरेक्शंस अपोजिट हो गई हैं तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपोजिट वेक्टर बोल सकते हैं। इक्वल वेक्टर की बात करें तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और अगर हम बात करें आगे तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है। क्लियर है सभी को, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई एक वेक्टर ए लिया हुआ है और ए वेक्टर को हमें क्या करना है, ए वेक्टर को हमें एक यूनिट वेक्टर बनाना है। ए वेक्टर से हमें यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए कैप द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ए के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, तो वो हो जाता है ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर अपान क्या हो जाता है, ए। अब बात आती है कि ये ए क्या है, ये तो ए वेक्टर हो गया और यहां पर ये क्या बन गया हमारे पास, तो ये बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। थोड़ी समय बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैं बात कर लेता हूं कुछ 4th नंबर पे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के नाम से भी क्लियर हो गया होगा। जीरो का नाम ही है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 होता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। अब जीरो वेक्टर पर हम बात करेंगे, मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 0। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है 5 नंबर। इसका नाम क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे पास मान लो ये हमारे पास कोई एक क्या है, एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस और इसे क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या हो गए हैं, जेड एक्सिस हो गए। ये हमारे पास क्या हो गया भैया, ऑरिजिन हो जाता है। जैसे हम किसी में 2D में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, जैसे 2,3 बोला तो 2,3 का मीन्स क्या होता है, 2,3 का मीन्स यही होता है कि एक्स एक्सिस पर उस पार्टिकल ने कितना कवर किया होगा, 2 डिस्टेंस कवर किया होगा, और वाई एक्सिस पर कितना कवर किया होगा, 3 यूनिट कवर किया होगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, 2,3 बोल देते हैं। अब यहां पर ऑर्थोगोनल, ठीक है, वर्ड आया, यूनिट वेक्टर आया, तो इसका मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किसके द्वारा करते हैं, तो हम कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दो यहां से, तो अगर हम किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगा देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। अब मान लो हमारे पास यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, अच्छा एक मिनट सुन लो। अब एक्स एक्सिस से यूनिट वेक्टर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, तो हमेशा आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस से हमेशा जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस से हमेशा क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है, आई कैप हो जाता है,
जे कैप हो जाता है और क्या हो जाता है, के कैप हो जाता है। आई कैप, जे कैप और क्या बन जाते हैं, के कैप बन जाते हैं। अब मान लो हमारे पास यहाँ से यहाँ के बीच की पॉइंट निकालना हो, इस पॉइंट का नाम हमने कहा क्या है, एक्स कामा वाई कामा क्या है, जेड है। अच्छा एक मिनट इतना नोट कर लो, फिर थोड़ा सा इरेज करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, सभी को क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। ठीक, आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे थे अभी। तो मान लो हमारे पास आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। अब आपको हम बात करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। इसका मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई होता है, एक्स जो होता है वो परपेंडिकुलर टू वाई होता है और वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड होता है एंड जेड इज परपेंडिकुलर टू क्या होता है, एक्स होता है। तो हम कह सकते हैं एक्स, वाई और जेड तीनों के तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब इधर से यूनिट वेक्टर हमने क्या ले लिया, आई कैप, इधर से ले लिया जे कैप और इधर से क्या ले लिया मैंने, के कैप ले लिया। आई कैप, जे कैप और क्या ले लिया भैया, के कैप ले लिया बेटा। तो अब यहां पर आपको पता है ये क्या होगी, ओरिजिन होगी और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, 0 होते हैं, 0, 0, 0 होते हैं। और यहां पर एक पॉइंट ले लिया हमने, यहां पर एक पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट हमने क्या दिया, पी नाम दे दिया इस पॉइंट का और इस ओरिजिन का नाम हमने क्या दे दिया है, ओ दे दिया। जब ओरिजिन हमारे पास ओ हो गई तो हमारे पास यहां पे ध्यान दो, अगर मैं इसकी बात करूं ये हमारे पास क्या होगा, ओपी होगा और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो है एक्स कामा वाई कामा जेड दे दिया मैंने, एक्स कामा वाई कामा जेड दे दिया गया। तो अगर मैं ओपी वेक्टर की बात करूं, किसकी बात किया जाए, ओपी वेक्टर की बात किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं ओपी की बात करूं तो देखो क्लास 10th में आपने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पढ़ा था सभी लोगों ने। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में क्या पढ़ा था, अगर मैं ओपी वेक्टर की, ओपी की बात करूं तो याद करो तो आपने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में हमने क्या पढ़ाया था, होता था टू अंडर रूड आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऐसे नहीं बोलते भाई, अगर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना हो तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ओपी इक्वल टू अंडर रूड, 10th क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़ा था। तो वैसे ये मान लो x1 है, ये y1 है और ये क्या है, z1 है और ये हमारे पास क्या है, x2 हो गया, ये y2 हो गया और ये क्या बन गया, z2 बन गया। x2, y2 और z2 बन गए हमारे पास, x1, y1, z1, x2, y2 और z2 बन गया है। तो हमारे पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस दैट, पहले फार्मूला लिख देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके या इस फार्मूले के बेसिस पर हम लोग पॉइंट O और पॉइंट P के बीच की क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास डिस्टेंस आ गई तो अगर मैं उसे OP वेक्टर बनाना चाहूं तो वेक्टर के लिए याद रखना है, अभी फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग केवल ये। तो फार्मूला क्या होता है जरा ध्यान दो, फार्मूला होता है आपके पास, फार्मूला ऐसे याद रखेंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस
y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 क्या पढ़ेंगे के कैप। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, आई कैप जे कैप और क्या आ गया है, के कैप आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया है, ओपी वेक्टर आ गया। मींस अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए जाएं और उन दोनों पॉइंट के बीच का हमें वेक्टर फाइंड करना होगा तो हम इस फार्मूले के बेसिस पर फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, तो हम आगे की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ओपी वेक्टर की बात करते हैं डायरेक्ट, सच वाला कौन सा ओपी वेक्टर होगा, तो ओपी वेक्टर इक्वल टू, देखो यहां पर x2 की वैल्यू कितनी है, x है, तो हो जाएगा x माइनस जीरो आई कैप बन जाएगा प्लस y माइनस जीरो जे कैप बन जाएगा प्लस z माइनस जीरो क्या बन जाएगा, के कैप बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा आई कैप जे कैप और क्या हो जाते हैं, के कैप बन जाते हैं। आई कैप जे कैप और के कैप हमारे पास बन जाते हैं। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, x माइनस जीरो क्या होगा, x होगा आपके पास, तो हो जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप हो जाएगा और प्लस का z क्या हो जाएगा, के कैप बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ओपी वेक्टर आ गया है। तो ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया है, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप आ गया। क्लियर है इतनी बातें सभी को, हाँ क्लियर है। तो आगे हम बात करते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी बात होती है। अगर हम ओपी बात करें, मान लो वेक्टर फॉर्म में आ जाए और वेक्टर से आपको क्या फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो वेक्टर से हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं ऐसे, इसे पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपी वेक्टर, या इसे हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट ओपी भी बोल दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। फार्मूला हो जाता है अंडर रूट, ऐसे याद रखना है, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का कॉफिशिएंट कितना है, एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो जे का कॉफिशिएंट आपका वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर क्या है, जेड है, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास क्या आ जाता है, आई कैप जे कैप और क्या आ जाता है, के कैप आ जाएगा। क्या आ गया है, आई कैप जे कैप और क्या आ गया है, के कैप आ गया। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैं समझा रहा हूं आपको, मान लो हमारे पास लिखा हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू, लिखा हुआ है 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप लिखा हुआ है, और अभी आपको कहा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके दीजिए हमें। मैग्नीट्यूड का मतलब हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। मैंने अभी सिखाया आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का कॉफिशिएंट कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस आज जे के कॉफिशिएंट कितना है -1, बट -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 होगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा भी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, आ गई अंडर रूट 4 + 4 8 हो गए और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो अंडर रूट 9 हुआ और अंडर रूट 9 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। अंडर रूट 9 को हम बोल सकते हैं क्या, 3 बोल सकते हैं। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 + 1 + 4 इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट 9, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू बोल दिया हमने क्या, 3 बोल दिया है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सभी को, ठीक है। और एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। बात क्लियर हो गई।
तो हमें याद रखना है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और फिर क्या होता है प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी। आगे चला जाए, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हमने कहा एग्जांपल में ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको गिवन है, चलो इसको बी वेक्टर बोल देता हूं। ये हमारे पास क्या आ गया है, ए वेक्टर आ गया। ए वेक्टर इज इक्वल टू हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 4k कैप। ये मान लो हमारे पास एक वेक्टर गिवन है और इस वेक्टर का हमें फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हमने कहा मैग्नीट्यूड फाइंड करिए। अच्छा एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। चलिए एग्जांपल में मैंने लिया आपसे, मैंने कहा एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 और एक पॉइंट Q है और इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है 5, 6, 7 दिया गया है। अब जब ये हमारे पास गिवन है और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है आपको PQ वेक्टर फाइंड करना है। तो PQ वेक्टर फाइंड करना हो तो इसे आप बोल सकते हो, क्या बोल देना है, ऐसे याद रखो ये हमारे पास x1 होगा, y1 होगा और क्या होगा z1 होगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा z2 हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया x1 y1 और z1 हो गया, x2 y2 और क्या हो गया है z2 हो गया है। तो मैंने अभी सिखाया था x2 माइनस x1 i कैप क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 i कैप बना देगा यहाँ पर, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 मतलब y2 माइनस y1 बन जाएगा, 6 माइनस 3 क्या बन जाएगा j कैप बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस का 4 क्या बन जाएगा k कैप बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि i कैप j कैप और क्या आ जाते हैं k कैप आ जाते हैं। तो हमारे पास PQ वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3i कैप बना देगा, प्लस 3 माइनस 2 हमारे 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3i कैप बन जाएगा, 3j कैप बन जाएगा, 3 क्या हो जाएगा j कैप। ध्यान दो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3j कैप हो गया, प्लस लगा दिया। 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा और 3 क्या लगा दिया k कैप लगा दिया। तो हमारे पास इस तरीके से क्या आ गया हमारे पास PQ वेक्टर आ गया है। जब ये हमारे पास PQ वेक्टर आ गया तो इस PQ वेक्टर को हाँ इस PQ वेक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस PQ वेक्टर को ध्यान दीजिएगा। मेरे पास PQ वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर हम यहां पर बात करते हैं PQ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो या इसे हम लोग क्या बोल दें PQ बोल दें, दोनों एक ही बातें होती हैं। तो ये कितना आएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट, मैंने सिखाया क्या सिखाया आपको i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कॉफिशिएंट कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9 प्लस फिर क्या होता है आप j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j कॉफिशिएंट कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस
के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट कितना हमारे पास है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारे पास 9 9 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 27 हो जाएगा, या 3 इंटू 9 हो जाएगा। अगर हम 9 की बात करें तो 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 रूट 3 बना देगा। तो हमारे पास आ गया PQ की वैल्यू कितनी आ गई है, आ गई 3 रूट 3 वैल्यू आ गई है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो आपने किसी पॉइंट से वेक्टर फाइंड करना सीख लिया और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख लिया। किस तरीके से हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। इतनी बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी सभी को। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं तो मिलता क्या है हमारे पास, मान लो आपको निकालना हो PQ का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, आपको मैंने अभी बताया क्या है बेटा, PQ वेक्टर अपान क्या बताया गया, PQ बताया गया। तो PQ की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 3i कैप, प्लस का क्या हो गया 3j कैप हो गया है, प्लस का 3k कैप हुआ, अपान क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। PQ की वैल्यू कितनी हमारे पास है 3 रूट 3 है। तो ये किसी वेक्टर का क्या फाइंड हो जाता है, यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाता है। एक चीज अगर याद करो तो मैंने आपको सिखाया था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। अब अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो अब इसे हम अगर लिखना चाहें तो कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ध्यान दो। अगर मैं PQ कैप की बात करूं, यहां पे लिख दूं, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, चलो ये आ गया, इधर थोड़ी सी जगह ले लेता हूं, इधर ध्यान दो। PQ वेक्टर की बात कर रहे थे हम लोग, तो PQ वेक्टर को कुछ हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये लिखा हुआ था, इसका मतलब डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर सभी का होगा हमारे पास, क्या होगा 3 अपान 3 रूट 3 i कैप प्लस 3 अपान 3 रूट 3 j कैप प्लस क्या होगा 3 अपान 3 रूट 3 क्या बना देगा k कैप बना देगा। तो हमारे पास हो जाएगा PQ वेक्टर इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो PQ वेक्टर हमारे पास फाइनली आया क्या, थ्री से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। जब हमारे पास ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास 1 अपान रूट 3 i कैप बन गया, प्लस 1 अपान रूट 3 j कैप बन गया, और प्लस 1 अपान रूट 3 k कैप बन गया। तो अगर ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, कैसा वेक्टर हो गया हमारे पास, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है आपके पास, ये हमारे पास PQ कैप है, क्या है PQ कैप की वैल्यू है आपके पास, ये क्या बना दिया गया यहां पर PQ कैप लिखा हुआ है। तो PQ कैप इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया। मैंने कहा था यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा ही फाइंड करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा अंडर रूट i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कॉफिशिएंट कितना है हमारे पास 1 अपान रूट 3, तो 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 1 अपान 3 हो जाएगा, प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो j का कॉफिशिएंट कितना है हमारे पास 1 अपान रूट 3 है, 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर 1 अपान 3 हो जाएगा। k का कॉफिशिएंट 1 अपान 3 है, उसका भी स्क्वायर करते हैं, ये भी 1 अपान 3 आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा PQ कैप का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखो एलसीएम आपका 3 हो गया, आपने लिखा 1 प्लस 1 प्लस 1
इज इक्वल टू क्या आ गया है, 3/3 आ गया, और 3/3 का मतलब क्या हुआ, 1 हो गया हमारे पास। तो पी क्यू कैप इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। मैंने भी तो यही बोला था कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है सभी को। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। एक टॉपिक और बचा हुआ है, उस टॉपिक को कंप्लीट करके कर लेते हैं। फिर तो चलिए अब आगे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक हम लोग और कवर कर लेते हैं। तो आपने इसके बारे में देखा कि भाई कोई भी यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ये भी आपने सीख लिया। अभी तक मैंने आपको डिफिनीशन ही पढ़ाई थी, अब आप लोगों ने इसको सीख भी लिया है। तो चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है, इसका नाम है हमारे पास ए वेक्टर, और एक अनदर वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी वेक्टर ले लिया। ये हमारे पास क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, और इसका रिजल्टेंट क्या हो गया हमारे पास, आर वेक्टर हो गया। तो आर वेक्टर हो गया, तो आर वेक्टर का मीन्स क्या है, मान लो हमारे पास ए वेक्टर प्लस क्या है, बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया। अब इसको हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर लॉ फाइंड करना है, ट्रायंगल लॉ या ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम क्या करते थे, इस पर क्या डाल देते हैं, हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्या डाल दिया, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ये इस पर हमने क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस परपेंडिकुलर का नाम हमने दे दिया ए ना दो उसका, ये तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, और कुछ नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं पी। हमने क्या बोला, इसको पी बोल दिया, इसको क्यू बोल दिया, इसको आर बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया, एस। इसको भी ना बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको हम क्या बोल देते हैं, टी बोल देते हैं। जब हमारे पास टी हो जाएगा तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है। अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, देखो ये ए वेक्टर था हमारे पास, और ये क्या था आपका, बी वेक्टर था। ये आपका ए वेक्टर हो गया, और क्या हो गया, बी वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट कितना हो गया हमारे पास, आर वेक्टर हो गया है। जब आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो हमने कहा ये एंगल कितना है उसका, 90 है। तो अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एस टी क्यू की बात करें हम लोग, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अगर इसमें हम साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर मतलब एस टी अपान हाइपोटेनस कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू एस, तो हो जाएगा क्यू एस बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू ध्यान दो, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें, एस टी की वैल्यू तो हमारे पास एस टी रख लेते हैं, बट क्यू एस क्या है, क्यू एस हमारे पास एक बी वेक्टर है, और बट यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं एस टी इज इक्वल टू बी साइन थीटा यूज हो जाएगा आपके पास। एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया एस टी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया, बी साइन थीटा आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसी ट्रायंगल में मैं कास थीटा यूज करूं, तो कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस आपका कितना होगा, क्यू टी होगा,
हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका, QS बन जाएगा। तो Q2 की वैल्यू कितनी हमारे पास हो जाएगी, Q2 QT का मतलब QT रहने दो भी, अपान QS की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, B बन जाएगी जाकर के। तो यहां पर QT इज इक्वल टू, अगर हम बात करें, अगर हम QT इज इक्वल टू बात करें तो QT इज इक्वल टू क्या जाएगा, B cos थीटा बन जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, B cos थीटा आ गई है। क्या आ गई, B cos थीटा आ गया। ये हमारे पास हो गया B sin थीटा और ये हो गया B cos थीटा हो गया। अब ध्यान दो, अब हम बात करेंगे इन, ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, PTS, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, PTS, ये एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। इसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पर हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा आपका ये अलग चीज है, ठीक है, इधर ध्यान दो। तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, r का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा आपके पास b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक बन जाएगा आपके पास क्या, बेस। तो बेस आपके पास क्या है, PT है, ये हमारे पास P से लेकर कहां तक, T तक है। तो आपके पास बन जाएगा PT का होल स्क्वायर। अब बात आती, PT तो आपको गिवन ही नहीं है, तो अगर हम PT की बात करें तो PT इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, PQ और प्लस क्या कह सकते हैं, QT। तो PT इज इक्वल टू, PQ की वैल्यू कितनी हमारे पास है, A वेक्टर है, तो इसे हम A बोल सकते हैं। QT की वैल्यू हमारे पास है B cos थीटा, इसे मैंने बोल दिया B cos थीटा बोल दिया है। क्लियर है इतनी बातें हमारे पास, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आ गया, r स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस pt की वैल्यू हो जाएगी आपके पास a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं r स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा खोल देंगे इसे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान मीन्स क्या है, b cos थीटा है, तो हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बना देगा। फिर क्या होता है 2ab, 2ab की वैल्यू आपके पास b cos थीटा है, तो b cos थीटा बना देगा। तुम्हारे पास हो गया r स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो इसके साथ भी b स्क्वायर है, इसके साथ भी b स्क्वायर है, तो दोनों में हमने क्या किया, b स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अच्छा a स्क्वायर पहले इसको लिख लिया प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा बच गया, और प्लस क्या बन गया हमारे पास, 2ab cos थीटा बन गया हमारे पास, 2ab cos थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या बना देगा हमारे पास, 2ab cos थीटा बना देगा। तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या अगर यहां से मैं r इक्वल टू निकालूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बन देगा। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। टू वेक्टर्स का क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए नोट कर लिए जल्दी से सभी लोग। बस इसके केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 बता देता हूं बस। मिटाया जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया है, r इज इक्वल टू आ गया आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बन गया हमारे पास। यही बताया था आपको। अब यहां पर हमने कहा फर्स्ट केस कहा गया, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू द बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे हो गए हैं, पैरेलल वेक्टर हो गए। पैरेलल का मतलब है सेम डायरेक्शन भी है इन दोनों की। तो हमें बताओ थीटा कितना बनेगा हमारे पास, थीटा विल बी 0 डिग्री। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा आपके पास। तो r इज इक्वल टू हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बन जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ये, और यहाँ पर क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया है। तो r इज इक्वल टू इसे हम फाइनली क्या सा कर सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी आ जाएगा, क्या बन जाएगा a प्लस बी। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। और यही क्या होगी, दो वेक्टर के बीच के रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। केस नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। अगर हमने कहा इफ ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू द बी वेक्टर, देन थीटा कितना बनेगा आपके पास, 180 डिग्री बन जाएगा। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना बन जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 बन जाएगा। और cos 180 की वैल्यू आपको कितनी होती है, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, तो होती है -1 होती है। तो ये हमारे पास देखो क्या बन गया, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसे हम क्या कह सकते हैं, a माइनस बी बोल सकते हैं। तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, a माइनस बी आ गया। और ये क्या होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू होती है, ये आ गया। तो इस तरीके से हम अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो डायरेक्ट आप वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दीजिए, आपका आ जाता है। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब यहां पर हम बात करें
केस नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो केस नंबर थर्ड में अगर हम बात करें, क्या लिखा मैंने, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर, क्या कर दिया जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर हो जाएगा। देन थीटा हमारे पास कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा आपका। तो यहां से ए वेक्टर या आर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कास थीटा, थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो आर इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, और कास 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई सभी को? हाँ ठीक है। अब अगर हम बात करें केस नंबर फोर्थ की बात करते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल हो जाए तब क्या होगा, ध्यान दो। हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू भी कितनी रख दें, ए रख देते हैं। बी की वैल्यू भी क्या रख दिया जाए, ए रख दिया जाए। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, एंगल थीटा ही रहने दो। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस, अच्छा इस b के प्लेस पर भी हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं। तो a हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 2a स्क्वायर और क्या हो जाएगा, कास थीटा बन जाएगा। तो r इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट 2a स्क्वायर कॉमन हो गया, बचेगा 1 प्लस कास थीटा बचा। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 2a स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर एक फार्मूला होता है कास 2 थीटा का, आपने पढ़ा होगा 2 कास स्क्वायर थीटा -1 पढ़ा होगा, होता है 2 कास स्क्वायर थीटा -1 पढ़ा होगा। अगर इसी में हम हाफ एंगल की बात करते हैं, ये फार्मूला हो जाता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 बन जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा। जब 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या बचा, 2 जा हमारे पास 2 कास थीटा, कास स्क्वायर थीटा बच गया हमारे पास, थीटा बाई 2 हो गया। तो r इक्वल टू फाइनली आया क्या गया हमारे पास, 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा आपका, a स्क्वायर से आपका बाहर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और कास स्क्वायर थीटा बाई 2 से बाहर क्या आ जाएगा, कास थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल कुछ दिया जाए तो उसे हम लोग r इज इक्वल टू 2a कास थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यह इस तरीके से हमने किसी क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से लगाने का तरीका सीख लिया।
अगर टू वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, सेम डायरेक्शन में हो, तो ए प्लस बी डायरेक्ट कर दो, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना होता है। और उसके बाद हमें रिजल्टेंट निकालना हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हो जाए तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2a cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी? तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं हम कुछ और क्वेश्चनों के साथ, कुछ और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल पर हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, ओके।